Hello everyone, so now we are going to start our new topic which is solvency ratio। हमको पता है अकाउंटिंग रेशियो के अंदर सॉल्वेंसी रेशियो में हमें 4 रेशियो पढ़ने पड़ते हैं। ओके, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन देखेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर 4 रेशियो हमको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो अब ये 4 रेशियो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा हो जाता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। बोलो हाँ, कौन सा होता है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। फिर इसके बाद दूसरा हमारा हो जाता है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, ठीक है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। फिर इसके बाद एक और रेशियो आता है दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो। फिर इसके बाद फाइनली हमारा आ जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये 4 रेशियो हमको पढ़ने होते हैं किसके अंदर? सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर। अब हमने एक ट्रिक सीखी है और वो ट्रिक पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो सॉल्वेंसी रेशियो उसमें से एक ऐसा रेशियो है जिस रेशियो को कैलकुलेट करते वक्त वो ट्रिक का बहुत इस्तेमाल होता है। कौन सी ट्रिक? जिसका वीडियो आप देख चुके हो, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, आपको पता होनी चाहिए वो ट्रिक, ठीक है। बैलेंस शीट से रिलेटेड जो ट्रिक हमने पढ़ी थी उस ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर 4 रेशियो होते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हम सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे किस पर? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पर। ओके, सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा इसको देखो ध्यान से और तुम्हें समझ में आएगा कि ये तो सारे बैलेंस शीट के कंपोनेंट हैं, ये तो सारे के सारे बैलेंस शीट के ही कंपोनेंट है जो एज पर शेड्यूल 3 बनाई जाती है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। बैलेंस शीट एक बार छोटी सी अपन बना लेते हैं। यहां पर ये अपन ने लिख लिया इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ठीक है। फिर इधर आ गया अपना क्या? शेयर होल्डर फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर करेंट लायबिलिटी, फिर टोटल हो जाता है। फिर क्या आ जाता है? फिर आ जाता है हमारा एसेट्स, एसेट में आ जाते हैं नॉन करेंट एसेट और फिर इसके बाद करेंट एसेट, ठीक है, करंट एसेट। एक बार मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक दोबारा रिवाइज कराना चाहूंगा, इसलिए मैंने उसका फॉर्मेट भी यहां पर बनाया, ठीक है। इन दोनों का हम क्या बोल देते हैं? इन दोनों का हम बोल देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो हाँ, इन दोनों को क्या बोल देते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इन दोनों की, इन दोनों को अपन क्या बोल देते हैं? इन दोनों को अपन बोल देते हैं टोटल डेब्ट, ठीक है। इन दोनों को अपन क्या बोल देते हैं? टोटल डेब्ट, ठीक है। और अगर बात करता हूं अकेले डेब्ट की, तो डेब्ट क्या होता है? अगर मैं अकेली डेब्ट की ही बात करूं, ठीक है, इसको अपन अलग कलर से डिनोट कर देते हैं। अगर मैं केवल अकेले डेब्ट की ही बात करूं तो डेब्ट मतलब क्या होता है? डेब्ट मतलब होता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। डेब्ट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। और अगर मैं इक्विटी की बात करता हूं तो इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी मतलब ये शेयर होल्डर फंड, ठीक है। इक्विटी मतलब क्या? ये शेयर होल्डर फंड। क्लियर है? चलो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी, राइट और नो? राइट, ओके, नॉन करेंट लायबिलिटी। इसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के नीचे आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। इसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कम्स अंडर रिजर्व एंड सरप्लस अंडर द हेड, अंडर द मेन हेड शेयर होल्डर फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा जनरल रिजर्व और ये सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है। दोबारा एक बार मैं आपको बताता हूं। शेयर होल्डर फंड है, ठीक है। शेयर होल्डर फंड ही क्या है? इक्विटी है हमारा, ठीक है। शेयर होल्डर फंड को ही हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे इक्विटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शेयर होल्डर फंड है इसमें 2 चीजें आपको देखने को मिलती है खासकर, ठीक है। एक तो हमारा शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो हाँ, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया रिजर्व एंड सरप्लस,
ये दो चीजें हमको देखने को मिलती है शेयर होल्डर फंड के अंदर। ये हमारा मेन हेड हो गया और ये हमारे सब हेड हो गए, ठीक है। तो यहां पर हमको ध्यान रखना होगा कि शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें हमको देखने को मिलती है, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और ये रहे वो तीनों चीजें, इक्विटी शेयर कैपिटल मींस शेयर कैपिटल, रिजर्व आपको दिया हुआ है, जनरल रिजर्व विल कम्स अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, एंड आल्सो दिस सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दिस विल आल्सो कम्स अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो मतलब अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया शेयर होल्डर फंड, और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल गया, नॉन करेंट लायबिलिटी मींस डेप, ठीक है। तो जिस तरीके से हम पहले सॉल्व कर रहे थे हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहां पर रेशियोज को हम यहां पे लिखेंगे, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता क्या है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमारा होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है, डेब्ट अपॉन इक्विटी, यही होता है ना। अब यहां पर ये जो डेब्ट है आप इसको लिखना अगर नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखो, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं क्लैरिफिकेशन के लिए आपको लिख के दे रहा हूं कि यहां पर डेब्ट को हम क्या बोल रहे हैं, डेब्ट को हम बोल रहे हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, और इक्विटी मतलब क्या, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, ठीक है, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। तो ये डेब्ट कैसे निकालोगे, ये डेब्ट कैसे निकालोगे आप जरा देखो फटाफट, डेब्ट कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, ओके। डेप अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन डेप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, डेप इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, है ना, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, डेप इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्लियर है। तो यहां पर आपको ये क्लियर हो गया कि डेप कितना हो जाएगा, डेप हो जाएगा अपना 5 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख और प्लस 1 लाख, तो टोटल आपकी डेप कितनी हो गई भैया, टोटल आपकी डेप हो गई भैया 6 लाख रुपीस, ठीक है। तो 6 लाख रुपए की आपकी डेप आ चुकी है। अब इक्विटी कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्विटी मतलब क्या, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो हमारा शेयर कैपिटल और दूसरा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर दिख रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उसको ऐड कर दो उठाकर, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 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 इसमें कर दोगे आप जनरल रिजर्व, ठीक है, प्लस इसमें आप कर दोगे जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व को भी उठाकर ऐड कर दिया। फिर इसके बाद आपको ऐड करना है ये सरप्लस, ठीक है, सरप्लस भी आपको ऐड करना है। अब सरप्लस देख लो भैया कि पहले प्रॉफिट है कि लॉस है, डेबिट में दिया हुआ है, डेबिट में दिया हुआ है मतलब ये तो लॉस दिख रहा है, समझ में आ रहा है, क्रेडिट होता तो प्रॉफिट होता है ना, ये तो लॉस है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया हमारा 2 लाख रुपए, ठीक है। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें जनरल रिजर्व का पैसा, भाई 2 लाख रुपए हमारा जनरल रिजर्व है, उसको भी यहां पर लिख दो, 2 लाख रुपए हमारा जनरल रिजर्व है। अब इसके बाद इसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि सरप्लस यहाँ पे प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, फर्म का प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, लॉस हो गया है, यहाँ पर कंपनी का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो 1 लाख रुपए जो है आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और एक्चुअली ये ब्रैकेट क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि माइनस है। माइनस क्यों है भाई, क्योंकि यहां पर लॉस हो गया है, लॉस है, ठीक है। तो 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख, 4 लाख में से 1 लाख चला गया तो कितना बचेगा, 3 लाख रुपए, कितना बचेगा, 3 लाख रुपए। तो अब आपके पास डेप भी है, अब आपके पास इक्विटी भी है। ज्यादा खुश करना हो मैम को तो भैया डब्बा बना के बता दो कि हमारा जो यहां पर डेप है, डेप कितना आया है मैम, 6 लाख रुपए आया है, इक्विटी हमारा कितना आया है, 3 लाख रुपए आया है। चलो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, अब हम दिखा देंगे मैम को कि हमारा डेप टू इक्विटी रेशियो कितना है। अब हमारा डेप टू इक्विटी रेशियो कितना है, तो डेप टू इक्विटी रेशियो फॉर्मूला दोबारा लिखने की तो जरूरत है नहीं, हमने ऊपर लिख दिया था। तो डेप हमारा कितना है, डेप है हमारा 6 लाख रुपए, और इसके बाद इक्विटी हमारी कितनी है, इक्विटी है हमारी कितनी, 3 लाख रुपए। तो अलग ही दिख रहा है कि ये रेशियो कितना हो गया, ये रेशियो आ गया 2 टाइम्स, ठीक है, ये रेशियो कितना आ गया, 2 टाइम्स आ गया। जल्दी से पॉज करके फटाफट से आपका काम है कि आप कॉपी कर लो और इसके बाद समझ भी लेना कि अपन ने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करा,
ठीक है। हमारा डेप कितना हो गया, 6 लाख रुपए हो गया, हमारी इक्विटी कितनी हो गई, 3 लाख रुपए हो गई। और यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है, अगर हम इसको काटते हैं, अगर हम इसको काट देते हैं तो हमको क्लियर समझ में आएगा कि ऊपर 2 आएगा, नीचे 1 आएगा। तो इसको आप, इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2:1, है ना। सॉल्वेंसी रेशियो में जो डेप टू इक्विटी रेशियो है वो कैसा मिलता है, वो प्योर रेशियो के फॉर्म में मिलता है। कैसे रेशियो के फॉर्म में मिलता है, प्योर रेशियो, मतलब 2:1 प्योर रेशियो। टाइम्स वगैरह में नहीं मिलेगा, 2:1 में हमको उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लो और कॉपी कर लो फटाफट, और फिर अपन अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। आई होप आपने पॉज करके कॉपी कर लिया होगा। और बेटा लिखते हुए चलना, ऐसा नहीं कि बस देख रहे हैं, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट कितना दिया हुआ है, 6 लाख रुपए दिया हुआ है। अच्छा, ग्रॉस का मतलब यहां पे क्या हो जाता है, ग्रॉस का मतलब यहां पे है कि भैया इसमें से अभी डेप्रिसिएशन नहीं कटा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं कटा है। करंट एसेट हमारे दिए हुए हैं कितने, 2.5 लाख रुपए के, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो, इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ है कितने का, 1 लाख रुपए का। तो हम जब भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब हम भी कैलकुलेट करते हैं रेशियो, तो हमें उस समय ध्यान रखना पड़ता है कि हम नेट एसेट्स उठाएं, ना कि ग्रॉस एसेट, ठीक है। अगर आपको फंडा क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। एक मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू कितनी दिख रही है, 6 लाख रुपए दिख रही है, ठीक है। मशीनरी की वैल्यू कितनी दिख रही है, चलो मान लेते हैं 60,000 रुपए दिख रही है। मशीन की वैल्यू कितनी है, 60,000 रुपए है, और इस पे 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो अब मशीन की वैल्यू कितनी दिखेगी, अब मशीन की वैल्यू दिखेगी 50,000 रुपए, ठीक है। अब मशीन की कितनी वैल्यू दिखेगी, 50,000 रुपए दिखेगी। तो एक बात बताओ कि बैलेंस शीट के अंदर कौन सी वैल्यू शो होती है। बैलेंस शीट के अंदर हमेशा एडजस्टमेंट होके, मतलब अगर डेप्रिसिएशन लग चुका है एसेट पर, तो डेप्रिसिएशन कट के जो वैल्यू आती है वो बैलेंस शीट में शो होती है ना। यही तो हमने 11th में भी पढ़ा है कि जब हम एडजस्टमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें भी तो हम यही कर रहे थे कि हम क्या कर रहे थे, एसेट्स में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू कट कर देते थे और फिर बैलेंस शीट में नेट वैल्यू शो करते थे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये नेट वैल्यू है, ये क्या है, ये नेट वैल्यू है, ठीक है। और एसेट की ये नेट वैल्यू है, ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन है, और ये क्या है, ये ग्रॉस वैल्यू है, ठीक है, ये ग्रॉस वैल्यू है। तो हमें क्या शो करना है, हमें तो भाई नेट वैल्यू से मतलब है, ठीक है, हमें नेट वैल्यू से मतलब है। तो अगर ग्रॉस वैल्यू दी है तो हमको नेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जहां भी एसेट यूटिलाइज होगा कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी रेशियो के अंदर, तो हम जो है 50,000 को कंसिडर करेंगे, ना कि इस 60,000 को करेंगे। ओके, चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, इसके बाद आगे की बात करते हैं। इसके बाद करंट लायबिलिटीज है भाई हमारे कितनी, 2 लाख रुपए की, और इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट्स के बाद ही है, ठीक है, कितना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 का है। लॉन्ग टर्म बोरिंग हमने लेके रखा है 10% डिबेंचर्स, 3 लाख रुपए के हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग लेके रखी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ध्यान देना, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वर्ड लगा हुआ है, मतलब कि हमने क्या करा है, हमने लंबे समय के लिए किसी को लोन देके रखा है, लेके नहीं रखा है। एडवांस वर्ड लगा हुआ है, ध्यान देना, ठीक है, एडवांस वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमने किसी को लोन दिया है ना, ये हमारा एसेट है, लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। 20,000 रुपए का लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाता है। फिर से हम एक बार बैलेंस शीट बना लेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट भैया वो शॉर्ट ट्रिक जो है वो बहुत कमाल की है, ठीक है। तो हम जो है बैलेंस शीट दोबारा से बना लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर हमको पता है कि 3 चीजें होती हैं, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, और इससे हमारा टोटल आ जाता है। फिर इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे एसेट्स के अंदर भी 2 चीजें होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट, और फिर हमारा टोटल आ जाता है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट हमको दिया हुआ है 6 लाख रुपए। हमको क्या निकालना है, अच्छा हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डेप की वैल्यू, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज की वैल्यू, और इक्विटी की वैल्यू, मतलब कि शेयर होल्डर फंड की वैल्यू, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे हम वो शॉर्ट ट्रिक को यूज करेंगे। फिक्स्ड एसेट ग्रॉस कितना है, 6 लाख, ठीक है। 6 लाख अगर ग्रॉस है और 1 लाख का अगर डेप्रिसिएशन है, तो नेट कितना हो जाएगा, 6 लाख ग्रॉस, जिसमें से हम 1 लाख
डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो 5 लाख हमारा क्या बचा, 5 लाख हमारा नेट बचा। ठीक है, तो वो 5 लाख रुपीस हमारा नॉन करंट एसेट में आ जाएगा, बोलो हाँ। ठीक है, 5 लाख का हमारा क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट हो जाएगा। ये बेटा मैं रफ में बना रहा हूं इसलिए ऐसा बना रहा हूं, ठीक है, रफ है वो। ठीक है, इसके बाद करंट एसेट की बात करता हूं। करंट एसेट कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए हो गया। करंट एसेट कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। करंट एसेट कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए हो गया। ठीक है, इसके बाद करंट लायबिलिटीज हमारे कितनी हो गई, 2 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज हो गई, उसको भी हम यहां पर शो कर देते हैं। करंट लायबिलिटीज हमारे कितने की है, 2 लाख की है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे कितने की है, 30,000 की है। दैट विल कम्स अंडर नॉन करंट एसेट, है ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की है, 30,000 की है। क्या बोल रहे हो, 30,000 की है। चलो ठीक है, ओके। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपए की। ठीक है, 30,000 रुपए की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर बात करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारी कितनी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारी 3 लाख रुपए। दैट विल कम्स अंडर, किसके अंदर आएगी भैया, किसके अंदर आएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगी। सही बोल रहे हो। ठीक है, 3 लाख रुपए जो है नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये तो हमारा नॉन करंट एसेट था। ठीक है, तो ये नॉन करंट एसेट के अंदर हम यहाँ पे शो कर देंगे भाई कि 20,000 रुपए का हमारे पास क्या है, 20,000 रुपए का हमारे पास लोन्स एंड एडवांसेस है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दैट विल कम्स अंडर नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो 1 लाख रुपए हम यहाँ पर शो कर देंगे कि 1 लाख रुपए का हमारे पास क्या है, 1 लाख रुपए का हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। अब देखो हमें यहां पर पिक्चर क्लियर दिख रही है। ठीक है, अब हमें यहां पर पिक्चर क्लियर दिख रही है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। देखो पहले फॉर्मूला ऊपर लिख देते हैं, फॉर्मूला सबसे पहले लिखना पड़ता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमको लिखना है यहां पर। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, अब डेब्ट हम किसको बोलते हैं, डेब्ट हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी को। तो नॉन करंट लायबिलिटी तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, ये जो 3 लाख का लॉन्ग टर्म बोरिंग है इसको और लॉन्ग टर्म एडवांसेस को, सॉरी लॉन्ग टर्म एडवांसेस तो हमारा एसेट है, ये कहां गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी डेब्ट तो आ गई नॉन करंट लायबिलिटी डेब्ट तो आ गई। इक्विटी के लिए थोड़ा पंगा है। इक्विटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब का टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, इन सब का टोटल करना पड़ेगा तो हमारे टोटल एसेट्स आ जाएंगे, बोलो हाँ। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, बोलो हाँ। टोटल लायबिलिटीज में से हम अगर ये दोनों माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, शेयर होल्डर फंड बचेगा। यही तो चाह रहे हैं। और ये आप बैलेंस शीट के मद्देनजर अगर देखोगे तो बहुत आसान लगेगा, और अगर आप फॉर्मूले से देखोगे तो भाई क्या चल रहा है यार, ऐसा मन में आता है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले जो है टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, पजल भरते थे ना अपन बचपन में, तो देखो जरा टोटल एसेट कितने के हो जाएंगे, 5 लाख प्लस 50,000, 550,000, 6 लाख और 7 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 7 लाख हो जाएगा, हो गया 7 लाख हो गया। चलो ठीक है, बढ़िया है। अब इसके बाद यहां पर देखो अगर वो 7 लाख है तो ये भी 7 लाख होना चाहिए ना, है ना। अगर टोटल एसेट्स हमारे कितने हैं, 7 लाख के हैं, तो टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज भी हमारा कितना होना चाहिए, 7 लाख का होना चाहिए। तो हमने यहां पर 7 लाख लिख दिया। अब देखो 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख कितना हुआ, 6 लाख हुआ। मतलब इन दोनों का टोटल कितना है, 6 लाख रुपए है। तो शेयर होल्डर फंड कितना होगा, बता ही दिया आंसर अब तो। ठीक है, तो 7 लाख में से 6 लाख रुपए माइनस कर दिए तो शेयर होल्डर फंड कितना हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया हमारा 1 लाख रुपए। कोई दिक्कत थी क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत आसान है। तो यहां पर हमको लेकिन फॉर्मूलों के अनुसार करना होगा। ठीक है, मैम को दिखाना है ना, मैम को ये नहीं बता सकते, तो हमको फॉर्मूलों के अनुसार करना होगा और फॉर्मूले के अनुसार हम जो है कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम यहां पर सबसे पहले तो डेब्ट कैलकुलेट करके रख लेते हैं कि हमारी डेब्ट कितनी है। ठीक है, डेब्ट आसान है ना, डेब्ट मतलब ये नॉन करंट लायबिलिटी। तो हम बोल देंगे कि ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है इसको ऐड कर दिया मैम हमने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को, और उसके बाद हमने एक और चीज ऐड कर दी थी, वो क्या था, वो हमारा ये था नॉन करेंट, कहाँ है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। हमने इन दोनों को ऐड करके मैम क्या करा, हमने इन दोनों को ऐड करके निकाल लिया क्या, डेप। ठीक है, क्या निकाल लिया भाई हमने यहाँ पर, डेप निकाल लिया। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारी कितनी थी, 3 लाख रुपए की थी,
ठीक है, हेलो, सोना नहीं है, ठीक है, गलती से भी कोई सुना नहीं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारा कितना है, 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। अब 3 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया, 4 लाख रुपए। कितना हो गया, 4 लाख रुपए। तो ये 4 लाख रुपए क्या है, हमारी डेप आ गई। अब भाई इक्विटी हमको निकालना था, इक्विटी हमने कैसे निकाली है, इक्विटी हमने निकाली है टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटी करके। ठीक है, तो हम यहां पर एक तगड़ा सा फॉर्मूला बनाएंगे ये ट्रिक का यूज करके और मैम को चिपका देंगे। ठीक है, चलो अब हम फॉर्मूला देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला वो है। इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स को भी हम ऐसे लिखेंगे, टोटल एसेट्स को भी हम इस तरीके से लिखेंगे ऐड करके। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी और फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे और हम माइनस करेंगे क्या, करंट लायबिलिटी को। ठीक है, करंट लायबिलिटी को। ठीक है, चलो अब जो टोटल एसेट्स हमारे हो जाएंगे, टोटल एसेट्स हमारे कितने हो जाएंगे, कौन कौन से टोटल एसेट्स थे हमारे पास, टोटल एसेट्स थे हमारे पास ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 20,000 रुपए और ये फिक्स्ड एसेट कितने के, फिक्स्ड एसेट हमारे पास थे 5 लाख के। ठीक है, 5 लाख के। तो हम यहां पर अमाउंट लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय हो, ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि टाइम है तो आप इसको भी एलोबरेट एक स्टेप और करके लिख सकते हो। अभी मैं समझाता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। नॉन करेंट लायबिलिटी हमारी कौन कौन सी थी, 3 लाख प्लस 1 लाख। ठीक है, 3 लाख प्लस 1 लाख को करने से आई थी 3 लाख प्लस 1 लाख। 3 लाख हमारे वो लॉन्ग टर्म बोरिंग दैट इज 10% डिबेंचर्स के और 1 लाख हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करेंट लायबिलिटी 2 लाख की थी। ठीक है, करेंट लायबिलिटी कितने की थी, करेंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए की थी। अब हमने इसमें से माइनस कर दिया, 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया, ये हो गया 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000। अच्छा, करंट एसेट भी थे, करंट एसेट भी हमको यहां पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक सेकंड रुकना, करंट एसेट भी हमको यहां पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखो, ठीक है, ये तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हो गए, और ये करंट एसेट भी तो है 2.5 लाख रुपए के। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, 2.5 लाख रुपए के करंट एसेट्स हो गए। तो टोटल एसेट्स हमारे पास कितने के आ गए, 7 लाख। ठीक है, टोटल एसेट्स इन सबका टोटल कितना आया था, 7 लाख रुपीज आया था। इन सबका टोटल कितना था, 7 लाख रुपीज था। इसमें से हमने ये माइनस करा, कितना आया, 4 लाख। ठीक है, इसमें से हमने 4 लाख को माइनस करा और हमने इस 2 लाख को भी माइनस करा। ठीक है, हमने इस 2 लाख को भी माइनस करा। तो 7 लाख में से हमने 4 लाख और 2 लाख मतलब टोटल 6 लाख, 7 लाख में से 6 लाख माइनस कर दिया तो हमारे पास फाइनल कितना बच गया, 1 लाख रुपए। कितना बच गया हमारे पास, 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए क्या आया, ये 1 लाख रुपए हमारी इक्विटी आई। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ऐसे ही कैलकुलेट कर ली थी, चुटकियों में कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, तो 1 लाख रुपए हमारे पास आ चुकी है इक्विटी। और बॉक्सेस बना के अपन दे देते हैं मैम को कि मैम रख लो बॉक्स। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास डेट भी है, हमारे पास इक्विटी भी है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि एक स्टेप अगर आपको और लिखनी है, टाइम है आपके पास, तो आप ऐसा करके लिख सकते हैं कि 5 लाख हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट है, 30,000 क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, और 20,000 क्या है, उसका नाम लिख दो, इसका नाम लिख दो, करंट एसेट है। ठीक है, इसका नाम लिख दो, ये क्या है, इसका नाम लिख दो, इसका नाम लिख दो, फिर उसके बाद अमाउंट लिखो। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बेशक। ठीक है, अब अपन जो है आंसर निकाल देते हैं। आंसर अपन यहाँ पे किस चीज का निकाल रहे हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का। अपन आंसर किसका निकाल रहे हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट कितना है, डेब्ट है अपना 4 लाख, डेब्ट है अपना कितना, 4 लाख। इक्विटी कितनी है, इक्विटी है 1 लाख। तो यहां पे आंसर क्या आएगा भाई, 4/1, या फिर आप आंसर बोल सकते हो कि आंसर है 4:1। कितना आंसर है, आंसर है 4:1। बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है, शाबाश, बेशक। चलो अब अपन फटाफट इसको लिख लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
ये रहा आपका सॉल्यूशन प्लस क्वेश्चन। जल्दी से पॉज करके इसको कॉपी करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। ओके।